डॉक्टर विजेंद्र प्रधान, समाज कार्य विभाग विभागाध्यक्ष। आज हम लोग सामुदायिक संगठन के विभिन्न विधियों पर चर्चा करेंगे, उसकी स्किल्स पर चर्चा करेंगे, दक्षता क्या है, और जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो हमारे सामुदायिक संगठन में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम सामुदायिक संगठन की विधि पर ध्यान दें और चर्चा करें। जांस तथा डेनमार्क ने निम्नलिखित ढंगों से विधियों को उपयोग करने का उल्लेख किया है। पहला है तथ्यों का पता लगाना। सबसे पहले सामुदायिक संगठन की प्रथम विधि होती है कि वहाँ की परिस्थिति को जानना, वहाँ की स्थिति को पता लगाना, वहाँ के हर क्षेत्र, चाहे सोशल हो चाहे रिसोर्सेज हैं, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला विधि जो है सामुदायिक संगठन की, वहाँ की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, समझना है, वहाँ के तथ्यों को पता लगाना है और वहाँ के संसाधनों का पता लगाना है, ताकि दोनों का समन्वय करते हुए हम समुदाय के लोगों की समस्याओं का जानकारी प्राप्त कर सके और उनकी समस्याओं के समाधान करने के तरीकों को समझ सके। नेक्स्ट है आवश्यकताओं का निर्धारण। यदि हम वहाँ के तथ्यों का पता लगा लिए, वहाँ की परिस्थिति को जान लिए, तो हमारा अगला कदम जो होता है, अगला मेथड होता है कि वहाँ की आवश्यकताएं क्या हैं, उसको निर्धारित किया जाए। जो भी आवश्यकताएं निकल के आती हैं, मे बी इकोनॉमिकल, मे बी सोशल, मे बी इन्वायरमेंटल, मे बी ये है जो भी होगी, उन आवश्यकताओं को हम निर्धारण करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उपलब्ध संसाधनों को भी हम निश्चित करने का प्रयास करेंगे कि वहाँ कौन कौन से उपलब्ध साधन हैं जिसका उपयोग करके हम इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उन संसाधनों का भी हमें पता करना होगा, जो हमारी ये सामुदायिक संगठन की विधि है और जांच ने इसका वर्णन इसमें किया हुआ है। नेक्स्ट है शिक्षा देना तथा विवेचन करना। यानी ये विधि जो लोगों को समय समय पर एजुकेट करना है, अवेयर करना है, जानकारी देना है और उनका जो है विवेचन भी करते रहना है। यानी समुदाय के लोगों की चेतना को विकसित करना है, शिक्षा के प्रति, इकोनॉमिक स्थिति के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, हेल्थ के प्रति, और जागरूक करते हुए उनको जो है हमें उनकी धारा से जोड़ना है, ताकि वो अपनी सहभागिता देते हुए समुदाय की सिचुएशन को, समुदाय की परिस्थिति में बदलाव कर सके। नेक्स्ट विधि होता है कार्यक्रम को निश्चित करना। यदि आवश्यकता पता चल गया, संसाधन पता चल गया, तो हम उनके अनुसार कार्यक्रम को निश्चित करते हैं, क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर हम काम का प्लानिंग करते हैं, संपादन करने का प्रयास करते हैं और जो उन समस्याएं हैं, जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। यानी कार्यक्रम को निश्चित करना पड़ेगा कि हमें जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए कौन कौन सी गतिविधि करनी पड़ेगी, क्या क्या कार्यक्रम करना पड़ेगा, कौन कौन से संस्थानों से नेटवर्क करना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी संस्था हो या वित्तीय संस्थाओं हो, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सहयोग से समुदाय के लोगों की क्षमता को हम वृद्धि कर सकें, उनकी दक्षता को वृद्धि कर सकें और आगे बढ़ाने में हम मदद कर सकें। इसी तरह मैकमिलन ने भी सामुदायिक संगठन की कुछ तरीके, कुछ विधियों का वर्णन करने का प्रयास किया है, जिस पर हम फोकस करेंगे। पहला है केंद्रीय अभिलेख तैयार करना। एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड तैयार करना होगा, जो पहला विधि इन्होंने बताया। उस रिकॉर्ड के अनुसार ही हम जो है अपनी आगे की रणनीति को डेवलप कर सकते हैं। यानी बिना रिकॉर्ड तैयार किए हुए, बिना डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए हम आगे की गतिविधि को कर तो पाएंगे, लेकिन नियोजित ढंग से नहीं हो पाएगा। तो केंद्रीय अभिलेख तैयार करना होगा। एक फोकस्ड इशू या फोकस्ड पॉइंट को लेकर के हमें रिकॉर्ड तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा मेथड है नियोजन करना, यानी प्लानिंग बनाना। जब हमारे पास रिकॉर्ड तैयार हो गया, सिचुएशन बातें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, एक प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं और प्लान में सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, जो हमारे समुदाय के लोग हैं। क्योंकि बिना लोगों के सहयोग से, बिना लोगों के द्वारा और लोगों के लिए हम काम करने की जब बात करते हैं, तो बिना विश्वास उनका जीते, बिना उनका सहयोग लिए, बिना उनका मदद लिए हम किसी भी कार्यक्रम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो जो दूसरा हमारा नियोजन करना है, तो जो प्लानिंग करते हैं उसमें भी समुदाय के लोगों का पूर्ण रूप से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
यानी जब हमें नियोजन बनाना तो हमें जो है वहाँ की सिचुएशन को जानने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के टूल्स का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की वर्कर्स काम करते हैं और समुदाय के विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप में, ग्रुप में, सामुदायिक लेवल पर और डिस्कशन करके पता करने का प्रयास करते हैं कि हमें यहाँ की स्थिति का जो है समझ हो और लोगों को भी समझ हो और उसके आधार पर हम जो है साथ ही साथ सर्वेक्षण का भी काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त बजट तैयार करना, यानी जो मैकमिलन का अगला विधि है उनका ये था कि एक ज्वाइंटली बजट तैयार करना होगा कि हमें किस कार्यक्रम के लिए कितना बजट चाहिए, उसमें एक्टिविटी वाइज एक एक एक्टिविटीज के लिए कितनी कितनी बजट की जरूरत होगी और ज्वाइंटली यानी कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट या जो भी हो समुदाय के स्तर पर एक पूरा बजट तैयार किया जाएगा और जो जो हम प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियों को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए पर्याप्त बजट है या नहीं है तो हम आगे के नेटवर्क कैसे कर सकते हैं, कहाँ से बजट उपलब्ध कर सकते हैं। तो पहले तो बजट की तैयारी करनी है और उसमें देखनी है कि अवेलेबल बजट हमारे पास कितना है और कितना हमें बजट जो है बाहर से जो है लाना है और ला करके अपने कार्यक्रमों को संपादित करना है। नेक्स्ट है शिक्षा, विवेचन एवं जन संबंधों से संबंधित ढंगों का प्रयोग, यानी जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो हैं उनसे संबंध स्थापित करना, उनके साथ जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको समय समय पर चेतना पैदा करना और लोगों को आपस में जोड़ना, लोगों के विश्वास को जीतना, लोगों के साथ संबंध स्थापित करते हुए उनके संबंधों का उपयोग करते हुए हम अपने कम्युनिटी की योजना से लेकर के ऑर्गेनाइज और इम्प्लीमेंटेशन या लोगों तक पहुँचने की तक ही हम उसमें अपना समय समय पर हम उनके साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे, विचरण करते रहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वित्तीय कार्यों का नियोजन एवं क्रियान्वयन करना, यानी जो हमारे वित्तीय कार्य है, जो प्लानिंग है, उसको प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन बीच में जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज होती है उसको हम कैसे ज्वाइंटली आपस में जोड़ करके एक साथ एक क्रम में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके। यानी जो हमने ज्वाइंटली वित्तीय कार्य किया है, जो कार्य नियोजन बनाया है एवं जो क्रियान्वयन करने जा रहे हैं, आपस में एक तालमेल होना चाहिए और एक आपस में संयुक्त जो है कार्यक्रम की रूपरेखा के रूप में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है संगठन करना, यानी उन्होंने ये बोला था कि जो अगला विधि है वो हमें कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना है, कम्युनिटी को संगठित करना है ताकि लोगों का आपस में मेल मिलाप हो, लोगों का आपस में संबंध बढ़े, लोग आपस में समस्याओं को समझे, लोग आपस में समस्याओं को समाधान करने में सहयोग दें। जो जिसके पास जितना समर्थ है, जिस तरह का ज्ञान है, जिस तरह की कैपेसिटी है, बहुत लोग काइंड्स में भी कर सकते हैं, बहुत लोग काइंड्स में भी कर सकते हैं। तो हमें जो है समुदाय को संगठित करना है और संगठित करके उनके सहयोग लेकर के अपनी समस्याओं को समाधान करना है। नेक्स्ट है अंतर संस्थात्मक सलाह, यानी इंटर स्ट्रक्चरल एडवाइज करनी है। जो भी हमारी एडवाइज होगी, जो भी हमारी सलाह होगी वो इंटरनल स्ट्रक्चरल होना चाहिए, यानी उस समुदाय के टॉप लेवल की जो कमेटी होती है, जो ग्रॉस लेवल कमेटी होती है, उसके आपस में एक एडवाइजर होता है जो समय समय पर गाइड करता रहते हैं, सलाह देते रहते हैं। हमारे सोशल वर्कर भी होते हैं जो उनके साथ मिल करके काम करते हैं और उनको इस विधि में अपना सहयोग करते रहते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक संचार एवं विमर्श करना, यानी ग्रुप लेवल पर डिस्कशन होना चाहिए, ग्रुप लेवल पर विचार विमर्श होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसीजन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्लानिंग होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी जो भी हमारी प्लानिंग हो, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस हो, वो सब आपस में ग्रुप में विचार होना चाहिए, ग्रुप में डिस्कशन करना चाहिए, ग्रुप में निर्णय लेना चाहिए और ग्रुप के माध्यम से ही हम अपनी समस्याओं को सबके सामने रखें, संसाधनों को सबके सामने रखें और सबकी राय और सहमत लेकर के हम उस कार्यक्रम को अंजाम दें ताकि हम उसमें लक्ष्य प्राप्ति में पॉजिटिव न सकारात्मक जो है अचीवमेंट हो सकता है। तो इसलिए ये विधि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोगों को आपस में जोड़ते हुए, लोगों के साथ विचार विमर्श करते हुए, लोगों की राय बात लेते हुए, सबकी सहभागिता को जुटाते हुए हम आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है जो है विचार विमर्श के द्वारा ही ऐच्छिक कार्यों को प्रोत्साहित देना, यानी जो हमारे ऐच्छिक कार्य है, जो हमारे जो है दोनों कमार है, उस पर भी हम विचार विमर्श करें और उसके साथ साथ उसको भी करने के लिए हम कम्युनिटी को प्रोत्साहित करें, हम समूह को प्रोत्साहित करें, हम ग्रुप में विभिन्न प्रकार के ग्रुपों को प्रोत्साहित करें ताकि वो ऐच्छिक कार्य को भी समय समय पर करते रहें और उसमें भी उसका इम्प्लीमेंट करते रहें, क्योंकि वो भी हमारा
समुदाय का एक भिन्न अंग होता है। बहुमुखी सेवाओं को संयुक्त रूप से चलाना, यानी विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज हैं, विभिन्न प्रकार की जो स्कीमें हैं, उनको एक जॉइंट रूप में चलाना चाहिए, समेकित रूप से चलाना चाहिए। उसमें हमारा इकोनॉमिकल जो है बजट बचत होती है, लोगों के मैन पावर की बचत होती है। एक ही साथ अगर काम करें, एक ही साथ हम सारे प्लानिंग करके अगर करते हैं, तो उसमें हमें जो टाइम, मैन पावर और बजट तीनों में कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अचीवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कानूनों को महत्व प्रकाश डालना, यानी जो भी हमारे लीगल कानून है, जो भी हमारे सोशल कानून है, उस पर भी हमें समय-समय पर लोगों को अवगत कराना चाहिए, लोगों को जानकारी देना चाहिए और उसका भी पालन करने में मदद करना चाहिए। क्योंकि कभी भी समुदाय को, समूह को या राज्य को, समाज को कंट्रोल करने के लिए कानून की जो है धारा ज़रूरी होती है और उसके द्वारा ही हम लोगों पर नियंत्रण रखते हुए सही दिशा में, सही तरीके से हम काम कर सकते हैं। इस प्रकार 2 विद्वानों के द्वारा बताए गए सामुदायिक संगठन की विधियों पर हम चर्चा की और जानने का प्रयास किए कि हमारे सामुदायिक संगठन की कौन-कौन सी विधियाँ हैं, जिसके माध्यम से हम उसे अपनाते हुए समुदाय की आवश्यकताओं को समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। अब हम सामुदायिक संगठन की कुछ जो है स्किल यानी दक्षता पर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता जब समुदाय के साथ काम करता है, तो उसके अंतर्गत कुछ निपुणताएँ होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होना चाहिए जिसका उपयोग करते हुए वो हमारे समुदाय की समस्याओं को समाधान करने में मदद कर सकता है। तो सामुदायिक कार्यकर्ता में निम्नलिखित निपुणताओं का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है समुदाय से घनिष्ठता स्थापित करने की निपुणता, यानी जो भी सोशल वर्कर होता है, उसे कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, गहरा रिलेशनशिप बिल्ड होना करता है। तभी क्या होता है कि सोशल वर्कर और कम्युनिटी दोनों आपस में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को समस्या को बताने और समझने में सक्षम होते हैं। जब तक हमारी घनिष्ठता नहीं होगी, जब तक हम उन समुदाय के लेवल पर जा कर के हम काम बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम समुदाय की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। तो सामाजिक कार्यकर्ता की सबसे पहली निपुणता होती है कि समुदाय से घनिष्ठ संबंध स्थापित करें और गहरा संबंध स्थापित करते हुए वहाँ की परिस्थिति, वहाँ के लोगों, वहाँ के संसाधनों, वहाँ के व्यवहार, वहाँ के एटीट्यूड और वैल्यू को समझने का प्रयास करें और उस समझने के बाद वो समस्याओं को समाधान करते समय उन सब चीज़ों को जो है उपयोग कर सकता है और ला सकता है। नेक्स्ट है समस्याओं को समझने, उनको कारणों को खोज करने, साधनों को पता लगाने तथा समस्या को गहनता से जानने की निपुणता होनी चाहिए। यानी जो सोशल वर्कर होता है, वो समस्याओं को समझने की उसकी दक्षता होनी चाहिए। वहाँ के कैसे हम स्टडी करके, कैसे हम विभिन्न सूचनाओं को एकत्र करके वहाँ के कारणों का हम समझ सकते हैं कि कौन-कौन से कारण हैं, कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, कौन-कौन से संसाधन हैं, उसका पता लगाने तथा समस्याओं को गहनता से जानने की निपुणता उस सोशल वर्कर के पास होनी चाहिए। तभी वो हमारे समुदाय की समस्याओं को समाधान करने में सफल हो सकता है, मदद करने में सफल हो सकता है और समुदाय को सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद कर सकता है। अगर ये स्किल सोशल वर्कर के पास नहीं है, तो समुदाय संगठन की विधि को जो है कम्युनिटी समुदाय के साथ उपयोग करते हुए उनकी समस्याओं को समाधान करने में सक्षम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है समुदाय के लोगों की भावनाओं को प्रकट करने तथा गतिरोध पर करने की शक्ति, यानी समुदाय की जो भावनाएं होती हैं उनको समझना चाहिए, भावना को समझते हुए उनके साथ मिल करके उनके सहयोग से कार्यक्रमों को अंजाम देना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने की निपुणता, यानी कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं समुदाय में जो व्यक्तिगत होती है, तो कार्यकर्ता के अंदर ये स्किल होना चाहिए कि उस व्यक्तिगत समस्याओं का स्टडी करे, डायग्नोसिस करे और ट्रीटमेंट करने का प्रयास करे। यानी व्यक्तिगत समस्याओं को भी केस वर्क मेथड को यूज करते हुए उनकी समस्या का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सामुदायिक समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की निपुणता, यानी जो हमारे समुदाय की समस्याएं हैं, लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करे, लोगों को उसके बारे में समझाए और लोगों को उसको जो है प्रति रुझान पैदा करे, ताकि उन समस्याओं के प्रति वो जागरूक होते हुए उन समस्याओं के समाधान में अपने अहम योगदान दे सकें। नेक्स्ट है समुदाय के विकासात्मक लक्ष्य
को करने की और पूरा करने का यानी जो समुदाय विकास के जो गोल्स हैं उसको निर्धारित किया जाए कि किस किस गोल्स को हमें अचीव करना है। वो एजुकेशन क्षेत्र का हो सकता है, लाइवलीहुड क्षेत्र का हो सकता है, एनवायरनमेंट क्षेत्र का हो सकता है, पॉलिटिकल क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। तो जो लक्ष्य है, लक्ष्य को पहले निर्धारित किया जाए और लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसे पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तभी हम समुदाय के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है समुदाय में उपलब्ध सार्वजनिक एवं गैर सरकारी संस्थानों, कार्यक्रमों एवं नियोक्ताओं का जो है जानकारी होना चाहिए ताकि उसका विकास में हम उपयोग कर सकें। यानी समुदाय में जो उपलब्ध हमारी सार्वजनिक एवं गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके संसाधनों, उनके कार्यकर्ताओं, उनके कार्यक्रमों, उनके उद्देश्यों को पता लगाने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम समय साथते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो उनका उपयोग करते हुए समुदाय को विकसित करने में हम मदद कर सकें। तो इस प्रकार की स्किल की भी सोशल वर्कर की ज़रूरत होती है जो सामुदायिक संगठन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। समुदाय के विचारों में एकरूपता तथा सामंजस्य बनाने की निपुणता, यानी समुदाय में हम देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के दिमाग वाले होते हैं, विभिन्न प्रकार के सोच वाले होते हैं, विभिन्न प्रकार के समझ वाले होते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता के पास ये स्किल होना चाहिए कि उनको कैसे हम एक विचारधारा ला सकते हैं, कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं, कैसे आपस में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, कैसे उनको हम एक सूत्र में जोड़ सकते हैं। क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कम्युनिटी का एकरूप होना, संगठित होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो संगठित नहीं होंगे तब तक हम कम्युनिटी की समस्याओं को समाधान करने में सक्षम नहीं हो सकते। तो सबसे पहला जो है मुख्य और जो इम्पोर्टेंट हमारे स्किल है कि हम उनके व्यवहारों में, उनके आचरणों में, उनके विचारों में उनको कैसे एक कर सकते हैं और आपस में कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, इस पर महत्ता पर हमें जोर देना चाहिए और ये स्किल्स होना चाहिए। नेक्स्ट है लक्ष्य की ओर प्रयासों के अग्रसित करने की निपुणता, यानी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्ति करने की निपुणता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहिए। कुछ सामुदायिक संगठन के संस्थाओं के कार्य हैं जिसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। पहला है विकदान देना, यानी जो अभी हमारे भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमें विकास के लिए सामुदायिक संगठन के अंतर्गत कार्य किया जाना जरूरी होता है। कुछ ऐसे हमारे देश में ग्रामीण समुदाय की समाज कल्याणकारी को रुचि होती है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, मूल है, जन शिक्षा है इत्यादि। इन समस्याओं को जो है हल करने की महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी पहला कार्य जो हमने बोला कि कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के में जो है विकास के लिए सामुदायिक संगठन के अंतर्गत कार्य किया जाना बहुत जरूरी है। दूसरी पर हमने बात बताया कि हमारे देश में ग्रामीण समुदायों की समाज कल्याणकारी स्थिति भी शोचनीय है, इसलिए वहाँ के समाज कल्याण से संबंधित जो भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी हमारे है, जो भी शिक्षा है, जो भी हमारे सेंटर है, केंद्र है, उन समस्याओं को हल करने का भी महत्वपूर्ण दायित्व होना चाहिए। नेक्स्ट है सामुदायिक कार्यक्रमों की ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र पर लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उन उद्योगों का भी विकास होना चाहिए। तब जा करके हम इन संस्थाओं के माध्यम से हम उनको डेवलपमेंट में अपनी योगदान दे सकते हैं। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय के लिए समाज सुधार, आर्थिक विकास, समाज कल्याण नीतियों का प्रकारों का आवश्यक है। इन तीनों प्रकार के साथ साथ चलनी चाहिए। जब तक कि समुदायों की समग्र रूप से संगठन विकास नहीं किया जाता है तब तक हमें जो है अपने भारतीय ग्रामीण समुदाय में समाज सुधार, आर्थिक विकास, समाज कल्याण ये तीनों प्रकार के कार्यक्रमों को चलते रहना चाहिए और उन को मिलते रहना चाहिए ताकि समुदाय के विकास में हम अपना सहयोग दे सकें और सहयोग कर सकें। कुछ जन सहयोग की बात करेंगे, यानी जो हमारे समुदाय में होती है, सामुदायिक संगठन में सबसे या कठिन होती है और वह निश्चय है कि जब तक समुदाय के लोगों का किसी समस्या को हल करने के लिए सहयोग प्राप्त न हो, इस समस्या का निराकरण प्रायः कठिन हो जाता है। तो समुदाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह के समूह होते हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ समूह ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं। पंचायत, शिक्षा संगठन, दूध क्षेत्र जो है, आंगनवाड़ी वर्क सेंटर और जो महिला
जो समूह होता है वो प्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष की जो बात करें, मित्र हैं, महिलाएं हैं, जाति हैं, समूह है, पारिवारिक भी है इत्यादि, जो कभी कभी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी दो तरह की हमारे समुदाय में जो संस्थाएं होती हैं, जो समूह होते हैं, काम करते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में जैसे हमने चर्चा किया, पंचायत है, शिक्षा संस्था है, संसद है, नवोदय है, महिला मंडल है। और इसी तरह प्रत्यक्ष की जब बात किया तो हमने मित्र हैं, हमारी मंडलियां हैं, जाति समूह है, परिवार समूह है इत्यादि, ये कभी कभी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करती हैं। फिर सामुदायिक संगठन में दोनों ही समूहों को सम्मिलित किया जाता चाहिए। कार्यकर्ता इन दोनों समूहों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इन्हें कुछ सामूहिक संभावित समस्याओं के प्रति संगठित करना चाहिए और यह कार्य समुदाय की भिन्न भिन्न निधियों द्वारा किया जाता है। और कोशिश किया जाता है कि इसके अंतर्गत दोनों संस्थाओं को मिला करके हम काम करते रहें और सामूहिक या सामुदायिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने में सक्षम हो सके। कुछ समस्याएं सामुदायिक समस्या होती है, जैसे भ्रष्टाचार है, महिलाओं की दुष्कर्म होता है, महंगाई है इत्यादि। इस प्रकार की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं और सामाजिक सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए हम जो है इन तरह के लोक समुदाय के विकास में मदद कर सकते हैं और उनको सेल्फ रिलायंट बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।